हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमबीए में। तो देखिए, आज हमारा क्लास नंबर 2 है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का। ठीक है, तो आज जो है मैं पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ बायोकेमिस्ट्री का। अब बायोकेमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, तो कुछ ऐसे पोस्ट है जो अभी जिसकी वैकेंसी नहीं आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस ना करें। बेवकूफ़ी होगी अगर हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे, जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बीआईएस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे मत कहना कि मैम इसका तो वैकेंसी नहीं आया है। इसीलिए आप लोगों को लोग इतना ज़्यादा मूर्ख बनाते हैं कि जनरल अवेयरनेस का कुछ नहीं होता है, बस इसका लेवल डिफ़िकल्ट या छोटा बड़ा कर दिया जाता है कंपेयर टू एग्ज़ाम। अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा तो आसान पूछ लेगा, ग्रुप ए का एग्ज़ाम होगा तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछ लेगा। इस तरह से होता है बस। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कहीं से भी मिलते हैं आपको, बीआईएस के करना ज़रूरी है आप लोगों को। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर एक्ट्रेस हैज़ बिन कन्फर्म द मास्टर दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, लाइफ टाइम अवार्ड 2019 2019 की बात आ रही है। तो यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि अवार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। अवार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका आंसर हेलेन है। ठीक है, हेलेन है। हेलेन को जो हीरोइन है, मतलब एक्ट्रेस है, उन्हें मिला था। ओके, लेकिन यहाँ पे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अवार्ड अभी फ़िलहाल लता मंगेशकर दीनानाथ जो है, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कल ही आज सुबह ही एक्चुअली पहला जो अवार्ड है किसको मिला है, हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो इसको उससे कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, इसको उससे कन्फ्यूजन नहीं करना है। वो भी एक ट्रस्ट ही देता है, ये भी एक ट्रस्ट ही देता है। ठीक है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है, ट्रस्ट ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक एनजीओ। लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि अभी वो पहला वाला शुरू हो गया है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, वहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उससे क्वेश्चन बने। आज ही के दिन मिला है उनको, तो न्यूज़पेपर पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है बच्चों। भले आप करंट अफेयर को एकदम से दिमाग पे लेकर चलते हो, करंट अफेयर को बोझ लेकर चलते हो, लेकिन करंट अफेयर जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छे से आपको स्टैटिक वगैरह पोर्शन समझ में आने लग जाएगा। मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। बट करंट अफेयर मेरे लिए तो मुझे तो लगता है कि करंट अफेयर हर बच्चे ने, ठीक है, उसको एज अ मार्क्स के लिए कंसिडर करके नहीं पढ़ना है। ऐसा कंसिडर करके पढ़ना है कि चल क्या रहा है आसपास। ठीक है, तो इसका आंसर तो हेलेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच विटामिन इज नेसेसरी टू फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फॉर द बॉडी। तो देखो, ये बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, इसलिए इसमें विटामिन पूछा गया है, ऐसे मत कंसिडर करना। जब से कोविड का टाइम हिट हुआ है, एग्जामिनर को विटामिन से ज़्यादा ही प्यार हुआ है। ठीक है, आप देखना कोई भी एग्जाम उठा लो, विटामिन से रिलेटेड इतने डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड। मुझसे पढ़ रहे हो तो फिर टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो विटामिन से इंटरलिंक करके जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी क्वेश्चन है, क्लियर कर लो। ओके, तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जिम्मेदार होता है। क्या जिम्मेदार होता है बच्चों? विटामिन डी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन इंडिया। तो देखो, ये हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, ये क्लास 10 में हमने पढ़ रखा है ना, बायोलॉजी के बुक में क्लास 10 में पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, रोजीसन जो है ये जापान में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ का भी ये ट्रेडिशनली है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बाकी ये खादीन, खुल, सुरंगम ये हमारा ही है। वन बाय वन मैं आपको खादीन का एक्चुअली वेट, मैं फ़ोन साइलेंट करना भूल गई, एक सेकेंड। मैं आपको खादीन वाला जो है वो बता देती हूँ। ठीक है, खादीन एक इमेज इसमें ऐड करने दीजिए मुझे, ये लो। ठीक है, ये क्या है? ये खादीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको कि ये ज़्यादा आपको ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो देखो, यहाँ से ऐसे जो है नेचुरल आपका जो वाटर है, ठीक है, जो बारिश हो रही है, वो अगर यहाँ पे ये इस स्लोप पे इस तरह का बनाया नहीं जाता, खादिन बंड जिसे खादिन बंड कहते हैं, अगर ऐसा नहीं बनाया जाता और इस पानी को रोका नहीं जाता, तो क्या होता है कि ये पानी बह के चला जाता है ना। क्या होता है, ये पानी ऐसा आया, ऐसे बह के चला गया। हाँ, ये बात है कि वो सीपेज होकर ज़मीन में जाएगा, बट जितना यहाँ पे, ठीक है, जितना यहाँ पे इसका कलेक्शन हो सकता है, उतना अच्छे से यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए ये ट्रेडिशनल मेथड है, एकदम हमारे एंशिएंट, हमारे पूर्वज यूज़ करते थे। तो ये कैचमेंट एरिया है, ये क्या है? ये कैचमेंट एरिया है। ठीक है, ये खादीन है, ये है खादीन जहाँ पे पानी जमा हो रहा है, एक्चुअली ये है खादीन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सीपेज होता है, मतलब कुछ इस तरह से होता है। ये ऐसे यहाँ का पानी जो है ऐसे 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 पूरा ज़मीन में आता है। ओके, ऐसे 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 मतलब सीपेज होना। ठीक है, मराठी में इसको मुरना कहते हैं, मुरना।
ठीक है। तो ये सीपेज हो रहा है और फिर ये पानी आपको यहाँ वेल में भी मिलेगा, इस अगर आप डग वेल जो है उसमें भी मिलेगा। ये आपको एक तरह से कहो कि फ़िल्टर्ड होके मिलेगा, गंदा कॉन्टामिनेटेड होके नहीं मिलेगा। वैसे अगर यहाँ पे है तो इसमें हो सकता है किसी तरह का वेस्ट वगैरह जमा हो जाए, है ना, वेस्ट वगैरह जमा हो जाए, ह्यूमन वेस्ट भी जमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लोग पागल होते हैं तो यहाँ पे जमा हो सकता है। तो लेकिन अगर ये सीपेज वाटर जो होता है ना, ये जो ज़मीन में जाकर बस जाता है यहीं का पानी, लेकिन यहाँ जाकर बसता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़िल्टर्ड फॉर्मेट में होता है। और वो फ़िल्टर्ड फॉर्मेट का जो सीपेज वाटर है वो आपको वेल में मिल जाएगा इधर, ठीक है। यहीं का पानी है वो, ऐसा नहीं कि कहीं और का पानी है, लेकिन जमा करके आप यहाँ से उसको निकाल सकते हो। तो एक तरह से समझो कि ये नेचुरल फिल्टरेशन ही है ना। तो हमने देख लिया खादिन। अब कुहल, कुहल कुछ नहीं होता है। ये देखो कुहल जो है ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वहाँ साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब एक पानी की बड़ी धारा है, वो निकल रही किसी पहाड़ से, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मड वगैरह जमा हो जाता है तो वो पानी वहीं रुक जाता है, ठीक है। तो ये पानी रुकने के बाद ना पानी अपना रास्ता ढूंढने लग जाता है खुद ही। तो छोटे छोटे रास्तों से वो गुजरता है, ठीक है, छोटे छोटे रास्तों से गुजरता है तो उसको कहते हैं कुहल। क्या कहेंगे उसको? कुहल, ठीक है। मैं इमेज मैंने आई थिंक इमेज रखी है, वेट लेट मुझे शो यू, या ओवर हियर। ये है कुहल। क्या है ये? कुहल दिख रहा है क्या? इसको डिलीट करेंगे, रुको। हाँ, दिख रहा है क्या बच्चों? ये कितना छोटू सा एरिया में है, ये इतना छोटू सा एरिया में है ना ये पानी। ओके, तो ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और अपना जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ओके, तो मतलब इतना डिटेल में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। सुरंगम, देखो सुरंगम ना मतलब सच में ये सुरंग खोदी जाती है, ठीक है, सुरंग खोदी जाती है। केरला के साउदर्न एरिया में बहुत ट्रेडिशन था ये पहले कि एक सुरंग खोदी जाएगी, ठीक है, सुरंग खोदी जाएगी और उसमें से जो पानी के लिए एक तरह से सुरंग खोदी जाती है और फिर पानी वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। आपने इसका एक आधा कोई वीडियो देख लोगे ना, एक वीडियो देख लो सुरंगम वाटर हार्वेस्टिंग का। बाकी हार्वेस्टिंग समझ में आ जाती है पढ़ते ही, लेकिन सुरंगम हार्वेस्टिंग का अगर आप वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने उसका इमेज नहीं रखा, आई एम सॉरी, रखती तो समझा देती। सुरंगम हार्वेस्टिंग वैसे ये रोजिसन जो है टोक्यो में होता है, जापान में। उसमें क्या होता है कुछ इस तरह से है इसका प्रोसीजर, इसका इमेज रखा है। तो ये देखो, ये जो है पानी और ये होता है एक्चुअली अर्बन एरिया में, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग इस तरह का अर्बन एरिया में, मतलब बारिश हो रही है तो ये जो रूफ है, ठीक है, इसका जो रूफ है वहाँ से पानी आएगा, ये पाइपलाइन ऐसे लगाई होगी, ठीक है। तो फिर ये पानी जाकर जमा हो जाएगा एक स्टोरेज टैंक में, बस कुछ नहीं। तो ये जो स्टोरेज टैंक का पानी है वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? तो ये गार्डनिंग के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बागवानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और पानी नहीं है, तब हम इसे एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं फिल्टर करने के बाद। ओके, ये थी हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो देखो हार्वेस्टिंग सिस्टम से अच्छे क्वेश्चन बने हैं। मुझे लगता है कि आपने जो हमारा ज्योग्राफी वो भी बढ़िया तरीके से करना है आप लोगों को, ठीक है। बेसिक है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस है, लेकिन हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं, तो भूल जाते हैं ये चीज़ें। इसको रिवाइज करोगे तो फिर अच्छे से आपके दिमाग में रह जाएगा और फिर एग्जाम भी अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ओके, इन 1953 आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कल ही बात हुई थी ना इस कमीशन की कि 1953 में बना, फिर आंध्रा बना, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बने। 1956 से इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट किया गया। तो देखो 1953 में आंध्रा जो है लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हुआ, सो हमारा राज्य है, ठीक है। उसके बाद 1956 में हुए बहुत सारे, फिर 1960 में, 1960 में, फर्स्ट में 1960 में, ठीक है, गुजरात और बॉम्बे प्रोविंस से 2 स्टेट बने, एक बना हमारा गुजरात, एक बना हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। इसीलिए मुझे इतना अच्छे से याद है क्योंकि हमारे यहाँ ये भाषण होता है 1 मई को ना, हमारे यहाँ स्पीच होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने याद किया था ये सारी चीज़ें बचपन में। नेक्स्ट, मुगा सिल्क इज़ प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो ये जो सिल्क है, मुगा सिल्क, ये असम में पाई जाती है। लेट मी जस्ट शो यू द इमेज ओवर हियर। ये देखो, तो ये मुगा सिल्क ही ऐसे कहा जाता है कि जितना आप इसको धोगे, मतलब लाइक कि आज इसको हम लेकर आए शॉप से, पहना, फिर कल धो दिया, तो ये मतलब हर वॉश के साथ, ठीक है, हर वॉश के साथ इसका जो है शाइनियर होता जाता है कपड़ा, ठीक है। तो कोई असम से है तो सच में मुझे बताना क्या ऐसा कुछ है, और ऐसा है तो मैं सच में ये साड़ी खरीदना चाहूँगी। और कोई असम से है तो सच में मुझे गिफ्ट करना है ये साड़ी। ओके चलो
नेक्स्ट जोक्स अपार्ट, गिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना बताना कि ये शाइनी होते जाता है क्या ये, ठीक है। जो नटराज लॉर्ड ऑफ डांस इज डिपिक्शन ऑफ विच हिंदू गॉड। तो देखो ना, जो हमारा नटराज जो आप देखते हैं वो वाली जो मूर्ति देखते हैं नटराज की मूर्ति, वो एक्चुअली शिव भगवान जी का डिपिक्शन दिखाती है, ठीक है, उनका नृत्य दिखाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो देखो इंडिया का कल भी हमने कोस्ट लाइन वाला एरिया देखा था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो ये सारा क्या है, कोस्ट लाइन है हमारे लिए, ठीक है। ये है हमारा अरेबियन सी, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन। तो ये यहाँ पे हमें देखो अराउंड 7,500, ठीक है, इतना हमें सागर किनारा मिला हुआ है, ठीक है, समुद्र तट मिला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा है हमें गुजरात में, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गुजरात में 1600 किलोमीटर। उसके बाद आंध्रा का नंबर आता है, ठीक है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, इस तरह से। तो बेसिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, बहुत ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बिगेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट इन इंडिया दैट स्टार्ट फ्रॉम द हरेक्के बराज एट सुल्तानपुर अ फ्यू किलोमीटर्स बिलो द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ रिवर सतलज एंड ब्यासिस। तो देखो इंडस वैली इंडस रिवर के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगी तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने गंगा रिवर के बारे में आप लोगों को पढ़ा रखा है, सेकेंड क्लास हो रखा है स्टैटिक जीके का एप्लीकेशन पे, तो देखना मैंने गंगा रिवर कितना डिटेल में पढ़ा है आप लोगों को। उसके डैम्स में आगे पढ़ाऊंगी जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाती तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इन्फॉर्मेशन, दैट्स वाई मैंने सिर्फ गंगा रिवर के बारे में इतने डिटेल में पढ़ा है आप लोगों को। और हाँ, कोई अगर अभी ज्वाइन करना चाहता है जीएस का कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने 3 क्लासेस ही अपलोड की है, बाकी क्लासेस मेरे पास रिकॉर्डेड है, बट चैनल ने क्या किया है कि उनको सॉफ्टवेयर टच देने के लिए उनके पास रख लिया है। सॉफ्टवेयर टच माने क्या, इको वगैरह हो रहा है तो वो क्लियर कर रहे हैं, बैकग्राउंड नॉइस क्लियर कर रहे हैं, जो पिच है मेरी पिच कभी हाई कभी लो हो रही है तो वो पिच को एवरेज रखने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है। तो उसमें आज रात में हो जाएगा, तो आज रात आई थिंक 3-4 क्लासेस और ऐड हो जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो स्टे ट्यून विथ एप्लीकेशन, वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ 3 क्लासेस वहाँ पे अपलोड हो रखी है, तो आप इतना पीछे भी नहीं हो, जाओ डाउनलोड करो, परचेज़ करो और 3 क्लासेस कंप्लीट करो, और फिर आज रात में 3-4 क्लासेस अपलोड हो जाएगी वो सॉफ्टवेयर टच होने के बाद, ठीक है। तो ये देखो हमारा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, डोंट वरी, यहाँ पे पढ़ाऊंगी तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नवरत्नास वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल, अकबर का नवरत्न है ना, हाँ, सक्सेसफुल फॉर लैंड रेवेन्यू इन सिस्टम ऑफ अकबर। तो लैंड रेवेन्यू के लिए राजा टोडरमल थे, कौन थे, राजा टोडरमल थे। इसके भी 9 रत्नास थे, जैसे बिरबल हो गया, राजा मान सिंह हो गए, फैजी हो गया, ठीक है। तो इसके 9 रत्ना का एक ट्रिक बना लो याद करने के लिए, ठीक है, एक ट्रिक बना लो, बताऊंगी कौन सी ट्रिक थी। मेरे ट्रिक वैसे बहुत ही अजीब से होते हैं, इसलिए मुझे शर्म आती है बताने के लिए, बट अगर बताना चाहूँ तो बताऊंगी फिर मैं, जब अकबर का विषय आएगा हमारा, ठीक है, मिडिवल इंडिया में जब हम अकबर को पढ़ेंगे, जैसे वे सेकंड पानीपत का विद्रोह वगैरह, तब मैं इसका पूरा डिटेल पढ़ा दूंगी, ठीक है, हर एक राजा का पढ़ाऊंगी डिटेल में। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। देन हु वाज द विक्टोरियस अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अभी जस्ट बात हुई, देखो पानीपत के 3 लड़ाई हुई थी, ठीक है, कितने, 3। 2 जो युद्ध हुए थे पानीपत के वो मुगल टाइम पे ही हुए थे, ठीक है, मतलब पहला जो हुआ था देखो मुगल शासक के टाइम पे हुआ था, ठीक है, मुगल शासक के टाइम पे हुआ था ये। बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर जीता था, और सेकंड जो हुआ था अकबर और हेमू की लड़ाई हुई थी जिसमें अकबर जीता था। तो ऐसे याद रखो कि आपका पहला वाला दादाजी ने जीता पानीपत का युद्ध, और दूसरा वाला पोते ने जीता, ठीक है, और तीसरा जो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था जिसमें अब्दाली जीता था, ठीक है, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, इसकी ईयर भी लिखा कर दूंगी, ईयर भी याद रखना, ईयर कभी कभी पूछता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि भाई कौन जीता था। तो सेकेंड जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें अकबर जीता था। वैसे अकबर गया नहीं था लड़ने के लिए, अकबर बहुत छोटा बच्चा था उस टाइम पे। अकबर के बिहाफ पे, ठीक है, मुगल साम्राज्य के बिहाफ पे बैरम खान गया था। कौन गया था? बैरम खान गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एज पर द इलेक्शन कमीशन इन 2014 जनरल इलेक्शंस, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट। लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अभी भी 2019 के भी टाइम पे जाहिर हुआ था, मतलब ये
अनाउंस किया गया था कि लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 80। कितने हैं, 80। याद करो, लोकसभा सीट कभी कभी पूछते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ऐसे इंटरलिंकिंग करके अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EVMs आर यूज इन इंडियन जनरल एंड स्टेट इलेक्शंस बाय वोटर्स टू कास्ट देयर वोट। EVM इज एन एक्रोनिम फॉर। तो अब इसको स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है क्या EVM का फुल फॉर्म बताने के लिए? नहीं, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से भी समझ में आएगा, या फिर ऐसे भी पापा मम्मी वगैरह बताते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2019? तो नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 28 फेब को। कब मनाते हैं बच्चों? 28 फेब को। क्यों मनाते हैं? CV रमन जी ने क्या किया था? CV रमन। ठीक है, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। रमन इफेक्ट क्या कहता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है? कि लाइट एक दिशा में ही नहीं चलती, वो स्कैटर्ड होती रहती है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी के चलते इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, और वो इंडिया का पहला नोबेल प्राइज़ था। ठीक है, फिजिक्स का, इंडिया का पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ CV रमन ने ही हमको जिता कर दिया है। तो नेशनल साइंस डे 2019 की थीम थी साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस। ठीक है, साइंस फॉर द पीपल, पीपल फॉर द साइंस। इस साल की भी थीम आपको याद करनी पड़ेगी, 2022 की थीम। ठीक है, वो याद कर लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कुछ इंटीग्रेटेड अप्रोच वाली एक थीम है, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रही है। अगर याद आ जाती है बीच में पढ़ाते पढ़ाते तो मैं बता दूंगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच पीपल ऐसे कुछ है, इंटरलिंकिंग करके ही है, याद नहीं आ रही फिलहाल के लिए। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वॉज अपॉइंटेड। अब आप लोग बोलोगे मैम आपको याद नहीं आ रही, तो देखो मैं मैम हूँ। ठीक है, मुझे पेपर नहीं देना, पेपर आपको देना है, तो आपको टिप पे होना चाहिए वो सारी चीज़ें। और सेकेंडली बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है, और UPSC में थीम्स नहीं पूछता है यार, तो उतना मैं थीम याद नहीं करती मैं, डेज वगैरह। UPSC का थोड़ा अलग ही पैटर्न है, और फिर ग्रुप B ग्रुप C ग्रुप D के पेपर जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका थोड़ा अलग ही पैटर्न है। मैं भले ही टीचर हूँ ये एग्ज़ाम्स की, बट मैं पढ़ती किसी और एग्ज़ाम के लिए हूँ ना, तो मेरे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो दिमाग में रहता है, और जब पढ़ाना होता है तब मैं वो चीज़ें याद कर लेती हूँ और आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। ठीक है, सो इतना ऑनेस्टली कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता रही हूँ ओके मेरे बारे में। तो DRDO के बारे में क्या पूछा जा रहा है कि चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 2018 में कौन बने हैं? तो ये सतीश रेड्डी जी बने हैं। ठीक है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी बने हैं DRDO के चेयरमैन। याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। DRDO के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन, नीति आयोग के चेयरमैन, मतलब वाइस चेयरमैन, चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर है। बाकी आपके जितने भी इम्पोर्टेंट है मिलिट्री के लेवल के सारे भी, जितने भी 3 मिलिट्री लेवल में जितने भी हाईएस्ट पोस्ट पे, उनका सारा आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सब कुछ याद करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स ऑफ रेसलिंग। ठीक है, रेसलिंग, ये स्पोर्ट से बहुत क्वेश्चन पूछा है, और उसमें भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि वो प्लेयर का ही नाम पूछ रहा है सीधा सीधा, है ना। तो ये नरसिंह पंचम यादव जी है रेसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, नरसिंह पंचम यादव जी है रेसलिंग से रिलेटेड। योगेश्वर दत्त एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो योगेश्वर दत्त ये रेसलिंग से ही है, ये भी रेसलिंग से ही है। ठीक है, ये भी रेसलिंग से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन टू गेट अ ग्रीन ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? ये जो है देखो, ये एक कोर्ट है। ठीक है, ये एक कोर्ट है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्या होते हैं केसेस होते हैं वो यहीं चलते हैं। ठीक है, तो NGT के अध्यक्ष कौन है, NGT के चेयरमैन कौन है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जस्टिस आदर्श गोयल जी। ठीक है, जस्टिस आदर्श गोयल जी 2017-18 के आसपास इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला ग्रीन जो रेलवे स्टेशन था वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जिसे ग्रीन ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, NGT के द्वारा। NGT का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा जाता है, तो उसका एक्चुअली उसका एक बेंच न्यू दिल्ली में है, बाकी बेंचेस पुणे में भी है, नागपुर में भी है, मुंबई में भी है, मतलब उसके 4 बेंचेस है वैसे छोटे छोटे देखा जाए तो, लेकिन एक मेन कहा जाए तो वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ये ध्यान में रखना है आपको। Next question, in March 2019, who among the following was appointed as one of the managing directors of Life Insurance Corporation? Hard question, क्योंकि MD पूछ रहा है, was appointed one of the, ठीक है,
मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन। अच्छा एमडी पूछ रहा है LIC का, ठीक है, आसान था ये, क्योंकि देखो ये जब हुए थे ना अपॉइंटमेंट तो मंडे करके बहुत ज़्यादा चल रहा था ये न्यूज़ में, ठीक है, मंडे नाम में ही मंडे है तो काम अच्छा करेगा ऐसे करके, तो मतलब जो याद करने के लिए लोग ऐसी ट्रिक बना रहे थे, ठीक है। तो विपिन आनंद मंडे जी है, ठीक है, विपिन आनंद मंडे जी है इसका क्वेश्चन। ओके, ड्रीकोल्ड, ठीक है, सॉरी ड्राई कोल्ड इज रेफ्रिजरेंट दैट यूजेस, तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, बस कुछ नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी को ड्राई कोल्ड ये रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। तो देखो ये बायोकेमिस्ट्री का पेपर रहने की वजह से थोड़ा सा इसमें अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजुअली व्हेन येलो करी स्टेन ऑन द क्लोथ इज रब्ड विद द सोप इट टर्न्स ब्राउनिश रेड, दिस इज बिकॉज, तो करी जो होती है हमारी उसमें हल्दी होती है, ठीक है, सब्जी में हमारे हल्दी होती है, तो वो हल्दी को अगर आप बेस किसी सोप से रगड़ोगे तो जो सोप होती है वो बेस फॉर्मेट में होती है, ठीक है, और हल्दी फिर ब्राउनिश रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। हमने ये आई थिंक फिफ्थ स्टैंडर्ड में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि बेस है, क्या है, सोप जो होता है वो बेस होता है, बेसिक होता है, ठीक है, तो सही आंसर बी है, करी कंटेंट्स टर्मरिक बराबर इट टर्न्स ब्राउनिश रेड विथ बेस प्रेजेंट इन अ सोप, राइट, ये सही आंसर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो देखो क्या होता है, अब देखो गवर्नमेंट हमारी कैसी है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, कैसी है, ड्यूअल गवर्नमेंट, एक है सेंटर एक है हमारा स्टेट, ठीक है, एक है सेंटर एक है हमारा स्टेट। तो अब सेंटर और स्टेट है तो दोनों झगड़ेंगे नहीं कि भाई मुझे ये पावर होनी चाहिए मुझे वो पावर होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था बहुत दिमाग लगा के बनाया गया था, तो अब उन्होंने क्या किया कि सेवन शेड्यूल, ठीक है, 7वें शेड्यूल में उन्होंने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से किया कि कुछ मामले सेंटर ही हैंडल करेगा, कुछ मामले स्टेट ही हैंडल करेगा। जैसे पुलिस है, ठीक है, जैसे पुलिस है तो पुलिस देखना आप सेंटर हैंडल नहीं करता है, हर एक स्टेट का अलग अलग पुलिस होता है। कैसे पुलिस, कैसे देखो हर एक स्टेट में आप देखना यूनिफॉर्म हर एक पुलिस ऑफिसर की अलग होती है। वहीं अगर मिलिट्री का देखोगे यूनिफॉर्म तो सेम ही है ना, इसका मतलब क्या है कि सेंटर हैंडल कर रहा है मिलिट्री के लिए, लेकिन पुलिस को कौन हैंडल कर रहा है, हर एक स्टेट अलग अलग। जैसे कोलकाता वेस्ट बंगाल में पुलिस वाइट कलर का वर्दी होता है उनका, और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश मेहंदी कलर में आता है, ठीक है, खाकी कलर में होता है। तो हर एक जगह अलग अलग हैंडल किया जाता है। ऐसे मामले वो होते हैं स्टेट के मामले। जैसे हमारा टैक्स का मामला है, ठीक है, लिकर पे जो टैक्स लगता है वो हर एक जगह अलग अलग होता है स्टेट में, ठीक है। सेंटर के कुछ मामले हैं, स्टेट के कुछ मामले हैं, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम पॉलिटी में। लेकिन ये जो है कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, 7वें शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में। शेड्यूल क्या होता है एक्चुअली पता है क्या, जो मिसलेनियस पोर्शन है ना, जो मिसलेनियस पोर्शन है, जैसे अगर मैं किताब लिख रही हूँ, ठीक है, तो अब मैंने 10 चैप्टर लिखे और एक ऐसा चैप्टर मैंने वहाँ पे बनाया मिसलेनियस। उसमें जो 9 चैप्टर है, पहले से लेकर 9 चैप्टर तक जितने भी विषय है वो विषय नहीं पढ़ाए गए अभी तक या फिर नहीं डिस्कस किए गए, वो विषय मैं 10th नंबर के चैप्टर में डिस्कस कर दूंगी अंडर द टाइटल ऑफ मिसलेनियस, दैट्स इट। तो शेड्यूल भी कुछ नहीं है, मिसलेनियस पॉइंट है, ठीक है, ऐसे समझ लेना आपको। ओके, तो 7वें शेड्यूल की बात आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट मैच करेक्टली, तो ठीक है, तो देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो यही गलत है, क्योंकि देखो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या कहते हैं कि आप फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली आप किसी अडल्ट को काम करने के लिए नहीं कह सकते, ठीक है, फोर्सफुली किसी अडल्ट को आप काम करने के लिए नहीं कह सकते। और वहीं आर्टिकल 24 क्या कहता है, चाइल्ड लेबर को बैन करना, ठीक है, आप चाइल्ड को एज अ लेबर नहीं रख सकते। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल था ये, बाकी तो ये सही आंसर है, ठीक है। आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 और 29 से 30, ये है आपका एजुकेशनल राइट, कल्चरल राइट, माइनॉरिटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकन करी अ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल। तो ये चिकन करी लड़कियों को पता होगा, हम लखनवी जो कुर्ती पहनते हैं उसके ऊपर चिकन करी का काम होता है, तो ये लखनऊ से आती है, ठीक है, लखनवी इज द राइट आंसर। ओके, लखनवी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिख गुरु, ठीक है, सिख गुरु से कौन सा करेक्ट पूछ रहा है। ओके, करेक्ट पूछ रहा है ना, ठीक है, वही मैं पहला कमेंट ये पहला स्टेटमेंट देख रही हूँ, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है। रामदास जी
आफ्टर नहीं था, बिफोर था। तो देखो, गुरु तेग बहादुर अपॉइंटेड बंद बहादुर एज अ मिलिट्री लीडर ऑफ सिख्स, ठीक है। तो सिख समाज में गुरु तेग बहादुर जी ने बंद बहादुर जी को अपॉइंट किया था एज अ मिलिट्री लीडर, ठीक है। उनके सैन्य के लीडर के रूप में नियुक्ति की गई थी, सैन्य के नेता के रूप में। ओके, बारालाचाला पास कनेक्ट्स विच 2 स्टेट्स। तो देखो, ये पासेस जो है सुनने में थोड़े से अजीब लगता है, लेकिन इससे ना क्वेश्चन बनता है। जैसे सिम्पला पास, बारालाचाला पास, अरुणाचल प्रदेश के पासेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जम्मू कश्मीर के पासेस से क्वेश्चन बनते हैं। तो पास कुछ नहीं होता, नेचुरल रोड होती है, ठीक है। नेचुरली जो रोड्स बनते हैं वो पास कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बच्चों? पास कहे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच में है ये बारालाचाला पास। ओके, तो आगे के जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कल डिस्कस करेंगे। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है और मैं नहीं चाहती आप लोगों का कंटिन्यूटी जो है वो टूटे, क्योंकि एक टाइम के बाद थोड़े सा कंटिन्यूटी टूट जाती है क्वेश्चन आंसर में। जब कंसेप्ट समझाया जाता है तो 1.5 2 घंटे की क्लासेस ले सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा बोर होता है। इसीलिए थोड़ा कल की क्लास करेंगे, 25 क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं ऐसी होप करती हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या लेवल है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी अगर देखो कोई बुक जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हमारा कोर्स है, परचेस नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप लोगों के लिए बुक प्रोवाइड कर दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मात्र 149 रुपीज़ में बुक है, वो परचेस कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।